गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसी भी शिक्षक, टीचर, गुरुजी के लिए जो बूस्टर डोज होता है, ऑक्सीजन होती है, वो आप पाठक होते हैं। आप पाठक कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं, इनसे गुरुजी का हौसला बढ़ता है और दुगुनी मेहनत के साथ में आपके सामने हम हमेशा हाजिर होते हैं। तो मेरा निवेदन यदि आप तक पहुंचा है तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज का एपिसोड ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस शुरू करूं, जो हमने इसे थोड़ा मॉडिफाइड किया है कि एग्जाम न्यूज एनालिसिस इसे राजस्थान सूजस बेस पे हम मॉर्निंग सेशन में हमेशा के लिए, थोड़ा लेट हो सकता है, वो नेट के कारण से लेट होगा। यहाँ थोड़ी नेट की व्यवस्था कमजोर होने के, वाईफाई ले रखा है लेकिन फिर भी नेट की व्यवस्था वो इतनी दुरुस्त नहीं है, अपलोड होने में समय लगता है। हम जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाएगा तब हम नया एक एपिसोड ईएनए का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को आधार बना करके हम बड़ी भर्तियों के लिए, उससे विभिन्न भर्तियों के लिए भी डेली का हमारा प्रोग्राम होगा। तो मैं एक मोटिवेशनल और इंस्पायर्ड करने वाली आपको एक स्टोरी और कहावत से आज के एपिसोड की ईएनए की एग्जाम न्यूज एनालिसिस की शुरुआत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पे और विश्व के सबसे लंबे समय तक राज करने वाला एक ऐसा राजवंश था जो गुइल राजवंश, मेवाड़ का राजवंश हिंदुस्तान पे लंबे समय तक राज किया और विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसके नाम रिकॉर्ड है कि उसने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र पर राज किया, गुइल वंश, सिसोदिया वंश, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके जो राज चिन्ह है उसमें भी लिखा था कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे किरतार, यानी वो धर्म पर अड़िग रहने वाले और अपने असूलों और सिद्धांत पर अड़िग रहने वाले महाराणा थे। लेकिन एक घटना ऐसी होती है कि हालांकि केसरी सिंह बारट जो चेतावनी चुंगटिया लिखा है, और चेतावनी रे चुंगटिया में महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार के लिए जाते हैं तब उनको चेताने के लिए चेतावनी रे सोरटे लिखते हैं, 13 सोरटे। उनके अंदर वो चुंगटी हैं जो किसी को पढ़ करके अपने हृदय के अंदर स्वामी भक्ति, मातृभूमि और पूर्वजों का स्वतंत्रता के प्रति किया गया त्याग, समर्पण और बलिदान याद आ जाए और वो दूसरे की गुलामी में, दूसरे के आगे झुकने की बजाय वापिस लौट आए। तो केसरी सिंह बारट ने जो लिखे उनमें उन्हें मेवाड़ के गुइलों के लिए, सिसोदिया के लिए लिखा है कि पग पग बमिया पहाड़ धरा छोड़ राखियो धर्म, यानी महाराणा के मेवाड़ ऐसे थे कि इसकी स्वतंत्रता के लिए, अपने धर्म के लिए इन्होंने पहाड़ों की खाक छान मारी, इन्होंने नदी नालों में अपनी खाक छान मारी, पग पग ये भटके, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंद रे। इस महाराणा मेवाड़ के महाराणाओं में हमेशा हिंदुस्तान हृदय में बस करके रहा है। गण गलिया घमसान राण सदा रैया नेड। अरे खूब सारे झगड़े हुए, खूब सारे रणबेरियां बजी, खूब सारे शंख फूंके गए, खूब सारे सिर कटे, खूब सारे धड़ कटे, लेकिन हिंदुस्तान के इन मेवाड़ के राणा हमेशा निडर रहे, साहस रहे, सूरवीर रहे। पैरवंता फरमान हलचल के में फतमल हवे। अरे महाराणा फतेह सिंह, छोटे से आदेश पर तू गुलामी की ओर लौट चला। तो केसरी सिंह बारट इतनी बड़ी शानदार महाराणाओं का जो स्वाभिमान जगाने के लिए जो कहानी कहते हैं, इससे हटके भी एक कहानी है कि ये एक कहावत है कि राणो जी कह वटी उदयपुर, यानी राणो जी जहां कहते हैं वहीं उदयपुर। ये कहावत कहां से बनी? ऐसा है कि खानवा का जब युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने भयंकर युद्ध लड़ा। मेवाड़ की स्थिति दयनीय हो गई थी, गरीबी हो गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी और मेवाड़ की जनता भूखमरी के कारण त्राई त्राई हो उठी। तब बनवीर ने और उनकी हालत खस्ता कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी और मेवाड़ के अंदर लूटपाट हो गई, क्योंकि उनका भी शासन है वो 3 से 4 साल रहा। फिर ऐसे विकट परिस्थितियों में महाराणा बड़े, महाराणा उदय सिंह जी, तो महाराणा उदय सिंह जी के पास में इतनी ताकत, इतनी शक्ति नहीं थी। और महाराणा उदय सिंह जी, मेवाड़ के महाराणाओं की एक खासियत रही है कि उनके प्रति स्वामी भक्ति रखी हमेशा भीलों ने। उनको ताकत मिलती थी महाराणाओं को भीलों से। भील एक स्वतंत्रता प्रेमी कास्ट है, सूरवीर है, साहसी है, निडर है और सबसे बड़ी इनकी विशेषता कि ये स्वामी भक्त होते हैं। ये जिनके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शा देते हैं, अपना शीश कट जाए, अपना सब कुछ न्यावसर कर देते हैं, ये उनके लिए तो
ये भीलों को राणा कहा जाता है मेवाड़ी भाषा में। तो राणाओं का जो सरदार होता है उसे महाराणा कहते हैं। तो ये राणाओं का सरदार थे, इसलिए महाराणा कहलाए। तो उदय सिंह जी जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तो इतनी इनके पास में ताकत नहीं थी कि उदय सिंह जी ने क्या किया कि मेवाड़ को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्होंने शेरशाह सूरी के सामने जाके उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ के किले की चाबी सौंप दी थी। फिर कालांतर में जब मुगलों ने आक्रमण किया तब भी इनके पास में इतनी ताकत नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके ये उदयपुर के, अब वर्तमान जो उदयपुर है उनके उत्तर में गिरवा की पहाड़ियां हैं, ये गिरवा की पहाड़ियों में, सायरा की पहाड़ियों में, मायरा की पहाड़ियों में, मायरा की पहाड़ी वो जब महाराणा प्रताप का शस्त्रागार रहा था और महाराणा प्रताप अपने शस्त्रों को यहाँ छिपाने का कार्य करते थे। इनमें मगरा में, मगरा जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां हैं, और सिरोही के जो पूर्व की पहाड़ियां हैं वो भाखर जिन्हें कहा जाता है, और मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की पहाड़ियां, इधर ये कांटल की पहाड़ियां जो प्रतापगढ़ के, इनमें ये क्या करते थे कि ये पहाड़ों की खाक छानते थे। ऐसे करते करते भील भी बड़े परेशान हो गए और महाराणा उदय सिंह जी खुद परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि अपने उस चित्तौड़गढ़ में क्या ठहरा है, उस चित्तौड़गढ़ में क्या रखा है, अपन चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके नई नगरी बसा लेते हैं, अपन परेशान होने से बच जाएंगे और उससे अपन मेवाड़ की राजधानी घोषित कर देते हैं। तो राणाओं का सरदार जब महाराणा बोलता है तो कौन बात काट सकता है। भीलों ने कहा कि ठीक है, महाराणा कहे वही तई उदयपुर, यानी महाराणा जहां कहते हैं वहीं अपन उदयपुर मान लेते हैं। तो गिरवा की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में जहां जल की अच्छी निकासी थी, जल की अच्छी व्यवस्था थी और सुरक्षित एरिया था, उस एरिया को महाराणा उदय सिंह ने 1559 में अपने नाम पे उदयपुर बसाया। और उसके बाद में ये कहावत चल पड़ी कि राणो जी कह वटई उदयपुर, यानी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति जिद करता है, अब भर्तियों का मेला है, मेरा कहने का अर्थ है भर्तियों का मेला है, केंद्रीय भर्तियां चल रही है, राज्य भर्तियां चल रही है, चारों तरफ से चुनावी वर्ष होने के कारण सब अपना अपना वोट फिक्स करने के लिए भर्तियां निकाल रहे हैं। उन भर्तियों में वो राजनीति की एक अलग चीज है, अपने को नए राजनीतिक में जाकर के अपने को अपना मकसद साधना है और अपने को स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए शांत चित्त मन चाहिए, मन की शांति चाहिए, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के अपने को शांत चित्त होकर के अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये ध्येय मान करके चलना है। तो कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने के लिए, आपके पद से भ्रष्ट करने के लिए, आपके पद से भटकाने के लिए कई लोग है ना, वो आपको चिढ़ा सकते हैं। तो आप कोई जिद करें ना, उनके आगे कह देना कि भाई जो आप कह रहे हो वही सही है, यानी जटे राणो जी के वटई उदयपुर, ऐसा कह करके अपने मन को शांत करके अपने स्टडी में लगाना है। आइए एग्जाम न्यूज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूज क्या कहती है कि शहरी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री झाझड़िया को मानद लिट की उपाधि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सुकाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। राज्य सरकार ने ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की। प्रदेश में 5 करोड़ रुपए तक के खिलाड़ियों को सहायता, 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली। पहली न्यूज है कि शहरी ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने पोर्टल का शुभारंभ किया। देखो, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन अपना बनता है वो है कि हमारे राजस्थान के खेल राज्य मंत्री कौन है। राजस्थान के खेल राज्य मंत्री, राजस्थान के खेल राज्य मंत्री है वो है श्रीमान अशोक जी चांदना। कौन है? श्रीमान अशोक जी चांदना, श्रीमान अशोक जी चांदना, ये हमारे खेल राज्य मंत्री है। इन्होंने क्या किया कि एक पोर्टल का शुभारंभ किया। और पोर्टल क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हुए थे उनकी तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 राज्य सरकार 26 जनवरी से प्रारंभ कर रही है। कब से? 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी उनका शुभारंभ, 26 जनवरी 2023 से शुभारंभ है। उससे पहले इन्होंने खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टीमें बनाने के लिए, और कितनी टीमें बन सकती है, राज्य सरकार ने उस समय दावा किया था कि हमारी 2,68,000 हमने टीमें बनाई थी। 30 लाख खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो शहरी ओलंपिक जो होने जा रहे हैं उनमें जागरूकता और ज्यादा है ग्रामीण वालों से, क्योंकि वो पहली बार आयोजित हुए थे। तो शहरी निकायों के अंदर खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बन चुका है। और आप यदि शहरी एरिया में, शहरी निकाय के आप क्षेत्र में निवास करते हैं तो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन राजीव गांधी शहरी ओलंपिक
खेल 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। शुभारंभ कब से हो रहा है खेलों का? वो शुभारंभ हो रहा है, वो हो रहा है शुभारंभ, पहले अपन लिखेंगे शुभारंभ। शुभारंभ हो रहा है 26 जनवरी 2023। उन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ कब हुआ था? 29 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य 2022 में 29 अगस्त और 1 सितंबर। 29 अगस्त को क्यों किया? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद 1905 में 29 अगस्त के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्य कर रखा है। तो मेजर ध्यानचंद के दिवस उस खेल दिवस पर प्रारंभ किया था। लेकिन अभी जो हो रहा है, जिनका नामकरण इन्होंने किया, किनका? जो अभी जो शहरों में हो रहा है उनका नामकरण किया है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023। राजीव गांधी शहरी जो ओलंपिक 2023 है, ये शहरों के अंदर होंगे। कितने शहर? ये कह रहे हैं कि नगर निगम है, कुल नगर निगमों की संख्या 10। 7 तो संभाग मुख्यालय, 3 नगर निगम एक्स्ट्रा है। वो जयपुर में 2 नगर निगम है, कोटा में 2 नगर निगम है और जोधपुर में 2 नगर निगम है। तो कुल 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो 7 + 3 कितने नगर निगम हो गए? 10। फिर राजस्थान की नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषदों की संख्या है वो है 37। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका है, उनकी संख्या कितनी है? देखो 194। कुल नगरीय निकाय कितने हो गए? इन नगरीय निकायों में होगा ये, इन नगरीय निकायों में होगा 240 नगरीय निकायों में। कितने? 240 नगरीय निकायों में। 240 नगरीय निकायों को इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई नगर पालिका है वो छोटी है, वहां की जनसंख्या कम है, जबकि जयपुर है भारत का 11वां बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से शहर है, तो इसका मतलब वहां जनसंख्या ज्यादा है। तो एक ही शहर में एक ही जगह किसी भी प्रकार से नहीं करवाया जा सकता, तो इन्होंने क्या किया कि शहरों को क्लस्टर में बांटा और क्लस्टर का एक आधार दिया 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। अब क्लस्टर कैसे बांटे? क्लस्टर निर्माण। देखो क्लस्टर निर्माण कैसे किया कि क्लस्टर निर्माण किया, क्लस्टर निर्माण किया। इन्होंने कहा कि नगर पालिका को एक क्लस्टर माना जाएगा, नगर पालिका एक क्लस्टर होगा। नगर पालिका की जो जनसंख्या है, कोई भी नगर पालिका उसको एक क्लस्टर मान लिया जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो नगर निगम है, नगर निगम, नगर निगम प्लस इन्होंने कहा नगर परिषद, नगर परिषद, इनमें 2011 की जनगणना आधार लिया। 2011 आधार जनगणना लिया। क्या लिया? आधार जनगणना। इन्होंने कहा कि नगर निगम और नगर परिषद में 20 से 25 हजार, 20 से 25 हजार की जनसंख्या पे एक क्लस्टर होगा। नगर निगम और नगर परिषद में 2011 की जनगणना के अनुसार 20 और 25 हजार के एरिया को एक क्लस्टर घोषित कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो जयपुर है, जयपुर में जनसंख्या जाता है, तो जयपुर जो चाहे ग्रेटर नगर निगम है और चाहे हेरिटेज नगर निगम है, ग्रेटर और हेरिटेज, इनमें इन्होंने क्या किया कि 30 से 35 हजार जनसंख्या पे एक क्लस्टर घोषित किया। 30 से 35 हजार जनसंख्या पे एक क्लस्टर घोषित किया। अब 30 से 35 हजार पर जब क्लस्टर घोषित किया तो कुल 628 क्लस्टर हो गए। कितने क्लस्टर हो गए? 628। जबकि हर पंचायत पर, हर ग्राम में उस समय ग्रामीण ओलंपिक हुए थे और 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब कितने खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम से करते हैं वो आगामी समय 26 जनवरी बताएगा कि कितने हो गए। तो टीमों का निर्माण किया जा रहा है, 628 क्लस्टरों में होगा और 628 क्लस्टरों में जब होगा तो खेलों की संख्या भी निर्धारित कर दी। खेलों की संख्या भी निर्धारित कर दी। कितने खेल है?
कुल 7 खेल है। शहरी राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक के लिए खेलों की संख्या कितनी कर दी? 7 कर दी। ये राजस्थान सूजस के मेन पृष्ठ पे दिया हुआ जो है न्यूज है, उस न्यूज का मैं एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं कि अपने एग्जाम व्यू की दृष्टि से किस प्रकार इंपॉर्टेंट बन सकती है। आगे आइए, 7 खेल कौन कौन से हैं? जबकि ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में खेलों की संख्या 6 थी। कौन कौन सी थी? कि खो खो थी, वो केवल बालिका खेल सकती थी। शूटिंग बॉल थी, वो केवल बालक खेल सकते थे। इसके बाद में कबड्डी दोनों खेल सकते थे, वॉलीबॉल दोनों खेल सकते थे, टेनिस क्रिकेट जो था वो भी दोनों खेल सकते थे, वॉलीबॉल खेल सकते थे। तो इस प्रकार टोटल हॉकी 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 वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, खो खो, टेनिस क्रिकेट बॉल, कुल मिलाकर 6 गेम थे, 6 खेल थे। लेकिन राजीव गांधी शहरी ओलंपिक है, शहरी ओलंपिक 2023 में जो 26 जनवरी को शुभारंभ होना जा रहा है, इनके खेलों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से खेल हैं? एक नया खेल इन्होंने लाए, वो है बास्केटबॉल। यह बास्केटबॉल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में नहीं था, इसमें है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में एक ये नए गेम और लाए, कौन सा? एथलेटिक्स। ये भी ग्रामीण ओलंपिक में नहीं था, ग्रामीण ओलंपिक में नहीं था, लेकिन इसमें है एथलेटिक में। और एथलेटिक्स इन्होंने 3 कैटेगरियां दी। इन्होंने क्या कि एथलेटिक 100 मीटर दौड़ होगी, 100 मीटर दौड़ होगी, 200 मीटर दौड़ होगी, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, और इन्होंने कहा कि 400 मीटर दौड़ होगी। एथलेटिक्स की इन्होंने 3 कैटेगरियां दे दी और इनमें भी दौड़ दे दी, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। इसके बाद में तीसरा गेम इन्होंने रखा, वो है वॉलीबॉल। तीसरा गेम है वो रखा इन्होंने वॉलीबॉल। चौथा जो इन्होंने गेम रखा वो है कबड्डी। चौथा जो गेम है वो है कबड्डी। 5वां जो गेम है वो एक तो वही रखा है जो जिसका नाम है टेनिस क्रिकेट बॉल। टेनिस क्रिकेट बॉल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें टेनिस बॉल जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल था, इसमें एक नियम ऐसा बना दिया था कि छक्का जाने पर आउट था। ये एक अपने आप में अद्भुत और अनोखा नियम था कि इस प्रकार छक्का जाने पर आउट था। तो इस प्रकार एक नया दे दिया गया। और छठा है वो है फुटबॉल। फुटबॉल दिया थोड़ी मैंने, नहीं दिया, फुटबॉल। और 7वां है वो ही है खो खो। और खो खो केवल बालिका के लिए है। इस प्रकार देखो, ग्रामीण ओलंपिक में फुटबॉल नहीं था, ग्रामीण ओलंपिक में एथलेटिक्स नहीं था, और ग्रामीण ओलंपिक में बास्केटबॉल नहीं था। लेकिन शहरी ओलंपिक में ये 7 गेम है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, टेनिस क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, खो खो है। खो खो ग्रामीण ओलंपिक में भी था, टेनिस क्रिकेट बॉल ग्रामीण ओलंपिक में भी था, कबड्डी थी, वॉलीबॉल थी, और शूटिंग बॉल बालकों के लिए थी। और इसके अलावा जो गेम था वो हॉकी था। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 गेम थे और इसमें 7 गेम है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है वो 4 स्तरों पे हुआ था। ग्रामीण ओलंपिक 4 स्तरों पर हुआ था। ग्रामीण जो ओलंपिक हुआ वो 4 स्तरों पर हुआ। ग्रामीण ओलंपिक 4 स्तरों पे कहां हुआ? एक तो हुआ ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर। दूसरा हुआ ब्लॉक स्तर। दूसरा इन्होंने कब करवाया? ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर के बाद में तीसरा इन्होंने कराया जिला स्तर। और फिर एसएमएस स्टेडियम में हुआ राज्य स्तर पर। लेकिन जो शहरी ओलंपिक है, शहरी ओलंपिक का 3 स्तरों पर होगा। ब्लॉक स्तर पर, फिर ये होगा जिला स्तर पर, और तीसरा होगा वो होगा राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार देखो, ग्रामीण ओलंपिक में खेलों की संख्या 6, शहरी ओलंपिक में खेलों की संख्या 7, और कुछ खेल है जैसे उसमें जो खेल थे उनमें से हटा के एक एक्स्ट्रा कर दिया एथलेटिक्स।
एथलेटिक्स के अलावा बास्केटबॉल कर दिया, हॉकी हटा दिया, हॉकी हटा दिया, टेनिस क्रिकेट बॉल उसमें भी थी, शूटिंग इसमें हटा दिया, फुटबॉल रख दिया और खो खो रख दिया। टोटल 7 गेम है, जबकि ग्रामीण ओलंपिक में 6 गेम थे। ग्रामीण ओलंपिक 4 स्तर पर हुआ था और शहरी ओलंपिक 3 स्तर पे होगा। 240 निकायों में होगा। 240 निकायों को क्लस्टर में बांटा। नगर पालिका को अपने आप में एक क्लस्टर मान लिया गया, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद जो 36 है, उनमें जहां जनसंख्या ज्यादा थी उनको 20 से 25 हजार 2011 की जनगणना पे 20 से 25 हजार जनसंख्या पे एक क्लस्टर माना। और नगर निगम जो जयपुर ग्रेटर है और हेरिटेज है, वहां जनसंख्या का थोड़ा दायरा बढ़ा दिया और 30 से 35 हजार जनसंख्या पे एक क्लस्टर घोषित किया। इस प्रकार क्लस्टरों की संख्या 628 हो गई। शुभारंभ की तारीख 26 जनवरी 2023 से होगा। नामकरण जो किया है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में किया है। अब कारण निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, किसी भी प्रकार का, क्योंकि राज्य सरकार का अपना 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो खेल और खिलाड़ी है उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। तो लेखा जोखा में क्या क्या प्रस्तुत किया है और कहां कहां प्रस्तुत किया है, कैसा कैसा प्रस्तुत किया है, वो अपनी पीठ तो थपथपाएगी। तो पीठ थपथपाएगी तो वो राजस्थान सूजस का हिस्सा बनेगी, और राजस्थान सूजस का जब हिस्सा बनेगी तो अपने एग्जाम का हिस्सा बनेगी और हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए परीक्षा उपयोगी सामग्री को हमने ये दिया है। अब जो वो लेते हैं ना, कौन सा स्क्रीनशॉट, वो लीजिए आप। तब तक ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी न्यूज, चलो पहली न्यूज को हम हमारे आंखों के आगे से इसे मिटिया मेट कर देते हैं। पहली न्यूज को आंखों के आगे से मिटिया मेट कर देते हैं और दूसरी न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं कि श्री झाझड़िया को मानद डी लिट की उपाधि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। देखो, राजस्थान के पहली हमारी न्यूज निकल के आती है। राज्यपाल कौन है? माननीय, सम्माननीय, आदरणीय श्रीमान कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र ये पदेन कुलाधिपति होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के। राजस्थान में टोटल यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है? राज्य सरकार की सूजस कह रही है कि विश्वविद्यालयों की संख्या वो है 89 विश्वविद्यालय। राजस्थान में कुल 89 विश्वविद्यालय राज्य सरकार कह रही है। और इनकी अच्छा कौन सा है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, मोहनलाल MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इनका दीक्षांत समारोह था। और इस दीक्षांत समारोह में क्या निकल के आया कि श्री देवेंद्र झाझड़िया उनको मानद डी लिट की उपाधि दी। अपना जो जीके का क्वेश्चन बनता है वो देवेंद्र झाझड़िया पे बनता है। अच्छा, कौन है श्री देवेंद्र झाझड़िया? आते हैं, थोड़ा संक्षिप्त वर्णन करते हैं। जो हमारा न्यूज बनती है वो है श्री देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया कहां के रहने वाले हैं? चूरू के रहने वाले हैं। चूरू के रहने वाले हैं और एक सामान्य परिवार से थे। ये अपने बचपन में क्या किया कि हाई टेंशन जो लाइन है, हाई इलेक्ट्रिक लाइन है, किसी वृक्ष के ऊपर गए और वहां डाली टच हो गई। तो डाली टच हो गई तो इनके करंट आया और हाथ खराब हो गया। डॉक्टर ने इनका हाथ काट दिया। हाथ काटने के बाद में भी ये अपने जज्बे को मारा नहीं, इन्होंने अपने जज्बे को बनाए रखा और जीवन को संघर्ष की एक नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया, एक नई पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया और दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाया।
खुद को दूसरों के लिए प्रेरणा देने वाला अपने शरीर को ढालना प्रारंभ किया और महान खिलाड़ी बने। और वो खिलाड़ी बने पैरा खिलाड़ी। पैरा खिलाड़ी के अंदर इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो है उपलब्धि हासिल की। इनकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो इन्होंने 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस जो पैरा ओलंपिक हुआ था, इस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता और एक नया इतिहास बनाते हुए 62.15 मीटर भाला फेंकने में फिर इनसे कोई सानी नहीं है, इतना जोर से फेंकते हैं, बड़े फेंकने में बड़े उस्ताद है। तो भाला फेंकने में आओ, तो इस प्रकार ये इन्होंने भाला फेंक में 62.15 मीटर का राष्ट्रीय स्तर की खूब सारी प्रतियोगिता में, एशियन गेम्स में इन्होंने प्रतियोगिता जीती। लेकिन इनकी बड़ी उपलब्धियों का वर्णन करता है 2016 में रियो डी जेनेरियो समर जो पैरालंपिक हुआ, समर ग्रीष्मकालीन रियो डी जेनेरियो दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राजील की प्राचीन राजधानी भी है और एक सांस्कृतिक नगर है रियो डी जेनेरियो। हालांकि नई राजधानी है वो ब्राजीलिया है, लेकिन ये एक हेरिटेज सिटी है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो के अंदर जहां 1992 में 5 जून 1992 को विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो पृथ्वी सम्मेलन वाला रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जिसके नाम से जाना जाता है, वहां 2016 में रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक हुआ। कौन सा मैच हुआ? पैरालंपिक। इस पैरालंपिक के अंदर इन्होंने जो एथेंस में भाला फेंका, इससे भी तेज फेंका और कुछ नया रिकॉर्ड बनाया। और वो जो नया रिकॉर्ड बनाया वो इन्होंने फेंकने में कोई शानी नहीं है और 63.97 मीटर फेंका, 63.97 मीटर फेंका। तो भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। अर्जुन अवार्ड के अंदर अलावा भी पैरा ओलंपिक में अंदर 2012 में पहला ऐसा पैरा खिलाड़ी है जो पैरालंपिक जीत के आया। इसलिए इस पैरा खिलाड़ी को 2012 में इन्हें एक पुरस्कार दिया जो पैरा खिलाड़ी को प्रथम बार दिया, और वो था पद्मश्री। सिविल सिटीजन के जो 4 बड़े पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो चौथा बड़ा पुरस्कार है सिविल सिटीजन का, सिविल नागरिक का 2012 का, इन्हें पद्मश्री दिया गया। और ये पैरा एथलेटिक में पहला खिलाड़ी है जिसे पद्मश्री दिया गया। और ये चूरू के रहने वाले हैं। इनके गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है RD शर्मा साहब, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। इस प्रकार देवेंद्र झाझड़िया जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भी ये पदक जीत करके आए। इनके नाम 4 ओलंपिक पदक है। इनके नाम 2 गोल्ड मेडल है, 2 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, 1 इन्होंने रजत मेडल जीता और 1 इन्होंने कांस्य जीता। इस प्रकार इनके नाम ओलंपिक के नाम पे इनके पास में 4 मेडल है। वो है देवेंद्र झाझड़िया। देखो, देवेंद्र झाझड़िया वो व्यक्ति है जिन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर दूसरा मेडल लेकर के आए। ये दूसरा व्यक्ति है जो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आया और मेडल लाने वाला दूसरा खिलाड़ी है। और पहला जो पैरा ओलंपिक के अंदर पहला मेडल लाने वाला व्यक्ति था वो था मुरलीकांत पेटकर व्यक्ति था। वो पैरा ओलंपिक प्रथम पदक लाने वाला व्यक्ति है। और देवेंद्र झाझड़िया दूसरा पैरा ओलंपिक मेडल लाने वाला व्यक्ति है। और राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है जो पैरा ओलंपिक मेडल लेकर के आए। तो इस प्रकार देवेंद्र झाझड़िया का क्वेश्चन आदि बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे तीसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी जो तीसरी न्यूज है वो है, राज्य सरकार ने ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेताओं की दी जाने वाली राशि में वृद्धि की। प्रदेश में 5 करोड़ रुपए तक की खिलाड़ियों को सहायता, यानी राज्य सरकार ने जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया उस लेखे जोखे को अपन यहां प्रस्तुत करते हैं। देखो, राज्य सरकार कह रही है कि जो वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता था, द्रोणाचार्य केंद्र गवर्नमेंट देती है और वशिष्ठ पुरस्कार यहाँ के जो कोच होते हैं उनको देते हैं, हमने उनकी भी वृद्धि की है। राज्य सरकार ये कह रही है कि जो राज्य स्तर भत्ता है, खिलाड़ियों का भत्ता है, वो हमने 300 से बढ़ा के कितना कर दिया, 600 कर दिया, दैनिक भत्ता। और जो राष्ट्रीय स्तर पे भाग लेने वाले व्यक्ति है, राष्ट्रीय स्तर पे हमने 500 रुपए से बढ़ा के कितने कर दिए, 1000 रुपए कर दिए। ये राज्य सरकार कह रही है। और राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए और दूसरे राज्यों को ट्रेंड राज्य के रूप में उभार करके नेतृत्व करने वाला और जैसे आदर्श माने, आइडियल राज्य माने खेल के प्रति, ऐसा हमने एक माहौल बनाया। और वो माहौल क्यों बना, इन्होंने कहा कि हमने ओलंपिक जो सम्मान है, उस पुरस्कार है, उसमें हमने वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है देखो, या तो अपने को तालिका में लिखना पदक, यहां लिखना है पहले दी जाने वाली राशि, पहले दी जाने वाली राशि, और यहां लिखना है वर्तमान राशि, वर्तमान राशि। देखो, और उसमें ओलंपिक में जैसे कोई 3 पदक लाता है, गोल्ड, रजत और कांस्य, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। देखो, गोल्ड पहले जीत के लाता था, उसको 75 लाख रुपए मिलते थे, 75 लाख रुपए मिलते थे। और अभी राज्य सरकार कह रही है कि उससे हम 3 करोड़ रुपए देंगे। 75 लाख से बढ़ा के सीधे कितने कर दिए, 3 करोड़ कर दिए। यदि रजत जो जीत करके लाता था, उसे उस समय 60 लाख रुपए देते थे। राज्य सरकार कह रही है उसकी राशि हमने बढ़ा करके कितनी कर दी, 2 करोड़ कर दी। कांस्य जो है, जो जीत के लाता था, पहले राशि दी जाती थी, ब्रॉन्ज मेडल को 30 लाख दी जाती थी। अब राज्य सरकार कह रही है कि हमने कितनी कर दी, 1 करोड़ कर दी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार राज्य सरकार ने अपनी राशि को बढ़ाया है। तो इस प्रकार ये जो पहले राशि थी ये 50 लाख थी। अब देखो, इसके अलावा 50 लाख की जगह 2 करोड़। अब राष्ट्रीय जो ओलंपिक है, ओलंपिक के अलावा कई लोग हैं वो एशियन गेम जीत के आएंगे, एशियन गेम से आएंगे, राष्ट्रमंडल खेल जीत के आएंगे, राष्ट्रमंडल खेल जीत के आएंगे। इनमें जो राशि थी, वो राशि थी उसमें 10, 20 और 30 लाख, 10, 20 और 30 लाख। पदक जो गोल्ड जीत के आता था, वो उसे 30 लाख दिया जाता था, 30 लाख दिया जाता था। अब 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सरकार क्या कह रही है, अब 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और जो सिल्वर जीत के आएगा, पहले 20 लाख दिया जाता था, कितना, 20 लाख, और अभी ये सरकार कह रही है कि हम उसे 60 लाख रुपए देंगे। और यदि वो कांस्य जीत के आएगा एशियन गेम्स में और राष्ट्रमंडल में, यदि कांस्य जीत के आएगा तो पहले उसे 10 लाख देते थे, अब सरकार कह रही है कि हमें उसे 30 लाख देंगे। कितने बढ़ा दिए देखो, ओलंपिक सम्मान में, पुरस्कार में। इधर अपने पदक लिखा, गोल्ड मेडल विनर होगा, उस पहले 75 लाख दिए जाते थे,
वर्तमान जो राशि है, प्रेजेंट जो अमाउंट है वो 3 करोड़ कर दिया है। अब देखो, जो सिल्वर मेडल विनर था, जो बिफोर अमाउंट था, वो राशि थी 50 लाख, और जो प्रेजेंट अमाउंट है वो 2 करोड़ कर दिए। ब्रॉन्ज विनर था, जो बिफोर अमाउंट था वो 30 लाख था, और अभी प्रेजेंट जो अमाउंट है उसको 1 करोड़ कर दिया। यानी 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। किन की जगह? 75 की जगह 3 करोड़, 50 की जगह 2 करोड़ और 30 की जगह 1 करोड़। अब आइए एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल गेम्स। एशियन गेम्स में जो जीत के आता था उसे गोल्ड विनर को 30 लाख दिए जाते थे। प्रेजेंट अमाउंट है 1 करोड़ कर दिए हैं। सिल्वर मेडल विनर को बिफोर अमाउंट है वो 20 लाख दिए जाते थे, और अभी जो प्रेजेंट अमाउंट है उसे 60 लाख कर दिए। जो ब्रॉन्ज विनर है उसको 10 लाख की जगह 30 लाख कर दिए। तो इस प्रकार ये दिया जा रहा है राज्य सरकार। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। देखो, अब राज्य सरकार क्या कह रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार था खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार, उसकी राशि थी 1 लाख। उसकी राशि कितनी थी? 1 लाख, 1 लाख थी महाराणा प्रताप पुरस्कार की। और एक जो कोचों को दिया जाता था, जो प्रशिक्षक होते थे, उनको जो दिया जाता था, उस पुरस्कार का नाम था वशिष्ठ पुरस्कार। देखो, जो केंद्र सरकार देती थी खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, वो किसी समय राजीव गांधी रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी रत्न पुरस्कार की जगह टोक्यो ओलंपिक के बाद में केंद्र सरकार ने उसका नाम बदल करके हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला 4 साल की उपलब्धियों पर आजीवन सबसे बड़ा पुरस्कार है। और राजस्थान सरकार का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। और वहां खेल प्रशिक्षण को दिया जाने वाला केंद्र सरकार का पुरस्कार है, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। वो किसी प्रशिक्षक को, ट्रेनर को, कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो एकलव्य के गुरु थे ना द्रोणाचार्य, जो एकलव्य को शिक्षा नहीं दी और पांडवों के, कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लेकिन यहां हमारे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये गुरु वशिष्ठ वही है जिन्होंने चौहान, चालुक्य, परमार, प्रत्यार, राजपूतों की जातियों की उत्पत्ति की, और वो भी की माउंट आबू में यज्ञ करके। उनके नाम पे दिया जा रहा है वशिष्ठ पुरस्कार। और ये पहले राज्य सरकार अपने लेखा जोखा में कह रही है कि ये 1-1 लाख के थे, इनकी राशि बढ़ा करके हमने कितनी कर दी? 5 लाख कर दी। राज्य सरकार अपने खेल के लेखा जोखा में यह भी बता रही है कि इन राशि के अलावा हमने क्या किया, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो केंद्र सरकार का था, उससे नया नाम दे दिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो राज्य सरकार कहां पीछे रहने वाली है? इन्होंने कहा कि हम राज्य स्तर पे राजीव गांधी राज्य स्तर पे खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ करेंगे और उसकी राशि रखेंगे 7.5 लाख रुपए। उन खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये हमने घोषणा की है। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई भी यदि, चाहे वो पैरा ओलंपिक है, चाहे वो ओलंपियन है, चाहे वो ओलंपिक गेम जीता है, चाहे वो एशियन गेम जीता है, चाहे वो राष्ट्रमंडल गेम जीता है, चाहे वो द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है, उन सबको, ऐसे खिलाड़ी जो 40 आयु पार हो जाते हैं,
उनके लिए हम स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम, स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम योजना स्टार्ट करेंगे। पेंशन स्कीम या योजना स्टार्ट करेंगे और वो हम प्रति खिलाड़ी 20,000 रुपए प्रति माह देंगे। प्रति माह कितनी पेंशन देंगे? 20,000। 40 साल का कोई व्यक्ति यदि राजीव गांधी खेल रत्न पैरालंपिक का, एशियन राष्ट्रमंडल द्रोणाचार्य आदि आदि पुरस्कार जीता हुआ है और 40 पार कोई खिलाड़ी हो गया है और उसे किसी भी प्रकार की अन्य सहायता नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार यह कह रही है कि हम एक नई स्कीम ला रहे हैं और उसका नाम होगा स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम। स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन स्कीम 20,000 रुपए उन्हें प्रति माह देंगे, ये राज्य सरकार कह रही है। और राज्य सरकार इसके अलावा कुछ भत्ते की बात भी कह रही है। राज्य सरकार कह रही है कि हम राज्य स्तर पे जो भत्ता दिया जाता था पर डे का 300 से बढ़ा करके 600 करने की घोषणा करते हैं, और जो राष्ट्र स्तर पे कोई भाग लेता था, राष्ट्रीय खेल में भाग लेता था, और उनका जो भत्ता 500 था उससे बढ़ा करके हम कितना कर रहे हैं? वर्तमान में राज्य सरकार कह रही है कि उससे हम 1,000 कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ भत्ते उन्होंने स्टार्ट किए हैं। और भी 25 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटन ये दे रही है। एक इन्होंने काम और किया है, और वो काम ये इन्होंने किया है कि जो हमारा एसएमएस स्टेडियम है, एसएमएस स्टेडियम जो जयपुर है, उसमें हमने भारत का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खोला है। कौन सा सेंटर खोला है? स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। यानी कोई खिलाड़ी यदि घायल हो जाता है तो उनके इलाज के लिए हमने स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर खोला है। और ये दावा राज्य सरकार कर रही है। आगे बढ़िए, अपन समय अपनी मुट्ठी से निकलता जा रहा है, अपने हाथ से निकलता जा रहा है। आगे चलते हैं। 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली। देखो, इनके अलावा जो मैंने ऊपर बताया कि 5 करोड़ रुपए तक की सहायता मिली, जैसे हमारी अवनी लेकरा है, वो जो गोल्ड मेडल लेकर के आई उनको 4 करोड़ दिए थे। जो कृष्ण नागर है उनको 3 करोड़ दिए थे। देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ दिए थे। ऐसे ही जो हमारे सुंदर गुर्जर है उनको 1 करोड़ दिए थे। इस प्रकार ऐसे खिलाड़ी है जो अवनी लेकरा जैसी जो पैरा ओलंपिक में डबल पदक लेकर के आई तो उसको 4 करोड़ रुपए तक की सहायता मिली, क्योंकि गोल्ड मेडल तक की उसको 3 मिल गई और फिर वो एक कांस्य लेकर के आई, उसका 1 करोड़ और मिल गया, तो टोटल कितने मिल गए? 4 करोड़। तो वर्तमान में ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो ओलंपिक जीत करके आई और सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किया? तो अवनी लेकरा का उल्लेख आएगा। 4 खिलाड़ियों का उल्लेख राजस्थान सूजस में किया है। अवनी लेकरा का, कृष्णा नागर का, देवेंद्र झाझड़िया का और सुंदर गुर्जर का। इनका वर्णन अपन खेल खिलाड़ी कोई नया एपिसोड ला करके करेंगे कि ये कौन से जिले के रहने वाले हैं, इनके नाम क्या उपलब्धि है। जैसे देवेंद्र झाझड़िया का हमने एथेंस का बताया कि 2004 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 62.15 मीटर भाला फेंका। फिर इन्होंने रियो डी जेनेरियो में अपने उसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने 63.97 मीटर भाला फेंका। तो इस प्रकार अपन उनका संपूर्ण आर.डी. शर्मा उसके कोच थे, ऐसा एक एपिसोड लेकर के आएंगे खेल खिलाड़ी। आगे चलते हैं। 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। राजस्थान पहला वो राज्य है जिसने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी घोषित की। आउट ऑफ टर्न साहसी व्यक्तियों के लिए एक पॉलिसी है और उसमें यह है कि राज्य सरकार यदि किसी को उचित व्यक्ति माने और वो खेल खिलाड़ी में भाग ले रहा है, इसके अलावा भी अन्य भी इवेंट में राज्य सरकार उसे आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत नौकरी दे सकती है। थोड़े दिन पहले, साल या 2 साल पहले की घटना है कि पूर्वी राजस्थान में कोई दौसा में आसपास में कोई जिलों में, मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि कोई बालिका है वो बस के अंदर जा रही थी और उसने किसी को छेड़छाड़ करते देखा तो उसने सामने वाले व्यक्ति के सामने ढुसम कर ली और उसको बुरी तरह पीटा। उसको भी आउट ऑफ टर्न जाकर के राज्य सरकार ने उस पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरी पुलिस में भर्ती करवाया था। तो इस प्रकार की नौकरियां दी जा रही है और ये राजस्थान सूजस कह रही है कि 229 खिलाड़ियों को जो हमने आउट ऑफ टर्न जाकर के नौकरी दी है ना, तो उसमें 3 खिलाड़ियों का उल्लेख है। पहली है निशा कंवर। निशा कंवर को ये कह रहे हैं कि हमने सहायक वन रक्षक बनाया।
अपना क्वेश्चन क्या बनता है? निशा कंवर, निशा कंवर, निशा कंवर। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए कि निशा कंवर को क्या बनाया, निशा कंवर को सहायक वन बनाया, ये कभी नहीं पूछेंगे। निशा कंवर कौन से जिले की है? कौन से जिले की है? सीकर की है। इनके नाम उपलब्धि क्या है? ये एक निशानेबाज है, और निशानेबाज में इन्होंने क्या जीता है? जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, इसमें उसने स्वर्ण पदक जीता है। 2019 का ये पैरा खिलाड़ी है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप, इसमें इसने गोल्ड जीता है। देखो, इसको भी क्या बनाया? सरकारी नौकरी दी है। और कौन सी नौकरी दी है? सहायक वन रक्षक बनाया है, इसको सहायक वन रक्षक बनाया है। अब सहायक वन रक्षक बनाया, ये न्यूज अपने नहीं आएगी, अपने न्यूज आएगी निशा कंवर है ना, वो कौन से जिले से संबंधित है? सीकर। इसके अलावा जैसे देवेंद्र झाझड़िया का चूरू का बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, रतनगढ़ के रहने वाले हैं, तो बार बार पूछा गया कौन से जिलों से वो बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन इसमें निशा कंवर का खेल खिलाड़ी में ये आ सकता है कि निशा कंवर है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो कौन से खेल से? निशानेबाजी में, निशानेबाजी में। जैसे RS मैन में 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया खेल खिलाड़ी का था, और किसी खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया था कि ये कौन से खेल से संबंधित है, उसके बारे में। एक दूसरी खिलाड़ी है सुश्री जाह्नवी मेहरा, उसको LDC बनाया, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है कि उन्होंने 30वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जीती थी। तीसरी राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जीती थी। ये विश्व की किसकी खिलाड़ी है? वुशु की खिलाड़ी है। और कौन है? सुश्री जाह्नवी मेहरा। कौन है? सुश्री जाह्नवी मेहरा। अब सुश्री जाह्नवी मेहरा का कौन से खेल से संबंधित है? तो वुशु की। और क्या जीती इन्होंने? राष्ट्रीय स्तर पे चैंपियनशिप जीती है वुशु की। एक तीसरी खिलाड़ी का और है जिनका नाम है सुश्री शालिनी पाठक, और बड़े इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सुश्री शालिनी पाठक। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुश्री शालिनी पाठक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये राजस्थान की वो प्रथम बेटी है, वो प्रथम महिला है जिसने राजस्थान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया। इन्होंने 18वें एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता के अंदर, उसमें रजत पदक जीता था, और वो भी जीता था इन्होंने कबड्डी में। तो सुश्री शालिनी पाठक राजस्थान की पहली कबड्डी खिलाड़ी है, पहली राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? कबड्डी खिलाड़ी है। राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। सुश्री शालिनी पाठक राजस्थान की पहली कबड्डी खिलाड़ी है, और वो भी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है। और कहां? 18वें गेम। कौन से गेम? एशियन गेम्स कहां हुए थे? जकार्ता में। जकार्ता कहां पड़ता है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के अंदर है, ये रजत पदक जीत के आई थी, उस टीम का हिस्सा थी, रजत पदक विजेता का हिस्सा थी। कौन? सुश्री शालिनी पाठक। तो सूजस पर, हालांकि न्यूज बड़ी छोटी है, और न्यूज ऐसी है कि 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली। अब ये नहीं पूछेंगे कि कितने खिलाड़ियों को नौकरी मिली। इन 229 खिलाड़ियों में से फेमस खिलाड़ी होंगे, उन्होंने एशियन गेम्स भाग लिया होगा, राष्ट्रमंडल लिया होगा, राष्ट्रीय स्तर पे लिया होगा, पैरा ओलंपिक में लिया होगा, ओलंपिक में लिया होगा, या इनके अलावा भी द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता होगा, अर्जुन अवार्ड जीता होगा, महाराणा प्रताप जीता होगा, वशिष्ठ जीता होगा, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार जीता होगा। तो उन खिलाड़ियों को दिया है, और वो खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, और यदि राजस्थान के है वो सॉलिड बात है कि वो राजस्थान के होंगे, तो राजस्थान के होंगे तो कौन से जिले से वो संबंध है, ये क्वेश्चन अपने पूछा जा सकता है। आगे हमारा जो प्रोग्राम है
वो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट हम जल्दी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजी होने के कारण और नेट की समस्या होने के कारण हमें देरी हो रही है। तो जल्दी हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। जय हिंद, जय भारत।